क्या पाकिस्तान सच में अपनी सुरक्षा कर रहा है? क्या पाकिस्तानी आर्मी सच में इंडिया से लड़ने की तैयारी कर रही है? पाकिस्तानी आर्मी जो बार बार बोलती है इंडिया खतरा है, इसमें कितनी रियलिटी है? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कैरोल क्रिस्टीन फेयर एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जो कि मैडम अमेरिका में रहती हैं, पाकिस्तान एक्सपर्ट हैं, इनके ये कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में रह चुकी हैं। ये बता रही हैं, ये बता रही हैं, और इन्होंने क्या बोला है एक बार आप सुनेंगे तो आपको भी बहुत कुछ समझ में आएगा कि क्यों ये हंगामा हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से, क्यों ये नैरेटिव बनाया जाता है कि इंडिया से खतरा है। क्रिस्टीन फेयर ने एक स्पीच दी, जिस स्पीच में उन्होंने बोला कि कश्मीर प्रॉब्लम नहीं है, उभरता भारत एक प्रॉब्लम है। इसे सुने जरा। Has Pakistan not even remotely considered abandoning its revisionism? In recent decades, its revisionism has actually expanded. It's not just about Kashmir anymore. So in other words, if the border ferry came down and said, here's a territorial dispensation that you can both live with, go forth and prosper, Pakistan would still be a menace. And the reason for that is that Pakistan is ideologically opposed to India. That Pakistan's concerns with India are not strictly speaking or even mostly security driven. And what Pakistan mostly sees itself trying to do is retard India's rise. So when I talk right, to retard India's rise, हमें जिहाद करने, ये जो टू रिटार्ड इंडियाज राइज ये अकेला पाकिस्तान कर रहा है या इंडिया के खिलाफ पूरी लॉबी पाकिस्तान के साथ मिल गई है? इसी में बात करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर सर। राजन कोचर सर कई चैनल्स पे आप इन्हें देखते होंगे, इंडिया में जाने वाला फेस, साथ में इंडियन आर्मी में एक लंबी सर्विस दे के आए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर ये रिटार्ड इंडियाज ग्रोथ ये अकेले पाकिस्तान का सपना तो नहीं, ये कई और लोगों का सपना है जो कि पाकिस्तान पूरा कर रहा है। कश्मीर मेन इशू नहीं है, सर क्रीक मेन इशू नहीं है, उसकी तो बात भी कोई नहीं करता, और बहुत सारे इश्यूज हैं। लेकिन रिटार्ड इंडिया ग्रोथ से क्या पाकिस्तान को खुद को फायदा है या बाकी इसमें दूसरी लॉबीज घुसी हैं, डीप स्टेट घुसा है? देखिए रोहित जी, आई एम ग्लैड कि आपने ये प्रोग्राम किया है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आपके व्यूअर्स के लिए भी कि पाकिस्तान क्या चाहता है और क्या आने वाले वक्त में जो एक सरहद है भारत और पाकिस्तान के बीच में वो इसी तरीके से रहेगी या हम कोई इम्प्रूवमेंट इसको देख सकते हैं। जो मेरा एनालिसिस है पाकिस्तान आर्मी को, मैंने बहुत डीपली स्टडी किया है और फौज में रहते हुए भी हमारा टास्क भी होता था और हर एक इंडियन ऑफिसर को एक जानकारी अपने एडवर्सरी की, अपने दुश्मन की रखनी पड़ती थी कि हम अपने स्ट्रैटेजी और अपने टैक्टिक्स को अच्छी तरीके से बना पाए। बिकॉज जब तक आप अपने दुश्मन को अच्छी तरीके से नहीं परखेंगे तो आपकी स्ट्रैटेजी भी साफ तौर पे इफेक्टिव नहीं आएगी। तो पाकिस्तान को अगर आप शुरू से देखें, पाकिस्तान आर्मी चीफ्स की आपकी लाइन आप उसको देखें, ज़ियाउल हक जिस टाइप की स्टेटमेंट्स देता था और उसके बाद आपका मुशर्रफ और ये सारे लोग जो आए, जो आपके इन्फ्लुएंशियल चीफ्स थे पाकिस्तान के, हर एक चीफ पाकिस्तान आर्मी का इन्फ्लुएंशियल नहीं रहा है। तो कुछ हैं इनमें से जिनका नाम मैंने लिया, आपका ज़ियाउल हक हो गया, मुशर्रफ हो गया, और अभी इसको मुनीर का भी नाम मैं इसमें ऐड कर देता हूं। अब जो क्रिस्टीन फेयर ने बोला है, अब क्रिस्टीन फेयर की बात को मैं काफी मान्यता देता हूं बिकॉज शी इज अ फॉर्मर रैंड एनालिस्ट, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में एफिलिएटेड है, वो एक
बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान के बारे में रखते हैं, और पाकिस्तान के चीफ्स को भी इंटरव्यू किया है। उसको मुशर्रफ का इंटरव्यू भी मैंने उनका सुना था, और वो पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और ये जो मिलिटेंट आपके ग्रुप्स है, लश्कर ए तोयबा वगैरह, इनको बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करती है। और इसीलिए, और वो कोई प्रो इंडिया नहीं है, बिकॉज इसको मैंने उनकी कई स्टेटमेंट्स, स्पेशली सिंदूर के टाइम भी अगर आपने देखा, तो इंडिया शायद एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्रिस्टीन फेयर कोई इतना अच्छा एक हमको वो देगी, कमेंट देगी, पर इस टाइप का हमको मिला नहीं उससे। तो वो एक, इसको मैं उनको मानता हूं कि वो सही बोल रही है, अंडरस्टैंडिंग के साथ बोल रही है, और वो काफी एकेडमिक रिसर्च करती है। और जब ये ऐसे एकेडमिक स्कॉलर होते हैं जो हेयर से पे जज्बात के ऊपर एक ओपिनियन नहीं रखते, बिकॉज हम प्रोग्राम में आते हैं ना, आपके व्यूअर्स भी जज्बाती हो जाते हैं, जज्बात के ऊपर हम अपने कमेंट्स लिखते हैं प्रोग्राम में। तो वो जज्बात के ऊपर अगर आप ना रखें अपने कमेंट्स, और एक प्योरली एकेडमिक और रिसर्च ओरिएंटेड आप एक नतीजा अपने इस पे ले, तो पाकिस्तान आर्मी, जैसे आपने राइटली बोला, कश्मीर तो बहाना है, और ये आपने सर क्रीक हो गया, और भी इसको बाकी हमारे इनके साथ मसले हैं, ये सब बहाना है। देखिए आज पाकिस्तान आर्मी की रेलेवेंस कहां से आती है? भारत के साथ दोस्ती हो जाएगी तो जो फौज की जरूरत क्या पड़ेगी पाकिस्तान को, इतनी बड़ी फौज रखने की, और इतना जो आपका बजट है पाकिस्तान आर्मी का, इस साल 18% बढ़ा है। भारत का बजट तो इतना बड़ा नहीं है, 7 से 8% बढ़ता है हर एक साल, और वो भी इन्फ्लेशन वगैरह उसको खा जाती है। तो इस पाकिस्तान का जो बजट इतना अपना क्यों बढ़ता है, जब पाकिस्तान में गुर्बत है? इसको पाकिस्तान की इकोनॉमी, अभी मैं इसको आधा घंटा पहले मैं आरजू जी के प्रोग्राम में था, हम डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान आर्मी कुवैत के साथ डिफेंस पैक्ट अपना क्यों कर रही है, इसकी वजह क्या है। तो इसको पाकिस्तान आर्मी जब इस तरीके की चीजें करती है, तो सिंपल है कि उनको अपने सर्वाइवल के लिए, उनको अपने खुद की एक छवि के लिए, और जो एक रेलेवेंस के लिए मैं बोलूंगा उसको, पाकिस्तान के अंदर रेलेवेंस उनकी कैसे बनी रहे, वो इंडिया हेट की तरफ और जिहाद की तरफ। और आपने अगर जनरल मुनीर को फॉलो किया है, अगर वो जब अपने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमीज में भाषण देते हैं, जब पासिंग आउट परेड के लिए जाते हैं, तो वहां पे आप देखेंगे हमेशा भारत का जिक्र करेंगे, और एक इसको नस्लों की बात करेंगे, हम अलग हैं, कश्मीर हमारा जंगल है, इस टाइप की भाषा करते हैं। जब एक पाकिस्तान आर्मी चीफ या कोई भी आर्मी चीफ एक पासिंग आउट परेड में जाता है, तो वो इस तरीके का भाषण नहीं देता। अब हमारे जितने भी चीफ गेस्ट आते हैं, हमारे जो परेड में जिनको इनवाइट किया जाता है पासिंग आउट परेड में, कभी भी ऐसा भाषण नहीं देते। आप देखेंगे वो यंग कमीशन ऑफिसर्स को बताते हैं कि किस तरीके से आपको जज्बे के साथ, मेहनत के साथ फौज में नौकरी करनी है, प्रोफेशनलिज्म को बढ़ाना है, टेक्नोलॉजी का सहारा लेना है, और अपनी यूनिट को और अपनी टीम को कैसे मजबूत करना है। इस टाइप के भाषण होते हैं। बट पाकिस्तान में कुछ अलग टाइप के भाषण ही हमको देखने को मिलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको इस चीज को समझना, बिकॉज आप मान के चलिए रोहित जी, भारत और पाकिस्तान के बीच में मुझे नहीं लगता अगले 2 डिकेड में भी रिश्ते बेहतर हो पाएंगे, बिकॉज जब तक पाकिस्तान आर्मी का दबदबा है पाकिस्तान में, वो तो हम इसको देख सकते हैं कि वो दबदबा तो जाने वाला नहीं है। अब 27th अमेंडमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन की कर ली है,
जुडिशरी को भी साइड में छोड़ दिया है। अब इस जो उनका एक काउंसिल बनाया है जो जुडिशरी से भी ऊपर है, उसको फेडरल काउंसिल बोलते हैं, जुडिशरी से भी ऊपर है वो। इसका ये मतलब है कि आप पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को ना पाकिस्तान के चीफ को कोर्ट में लेके जा सकते। अब इस मुशर्रफ को तो भागना पड़ा। अब वो जो ये उसको डर था कि अगर पाकिस्तान में रहेगा तो उसको अंदर बंद कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ये कोई डायरेक्शन निकाल देंगे। अब मुनीर ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल कू कर दिया। कू होते हैं पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट को निकालने के लिए। इस मुनीर ने क्या किया कि वो सिलसिला ही बंद कर दिया। अब आपको कू तो इसको पाकिस्तान आर्मी में होगा नहीं, और एक दूसरे का जो और दूसरा उसको मुनीर ने क्या किया कि फील्ड मार्शल बनते होते उसने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद नहीं छोड़ा। अब नॉर्मली अगर आप जो सीडीएस है हमारा, उसका काउंटर पार्ट पाकिस्तान में सीडीएफ है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बोलते हैं हमारे यहाँ पे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो सीडीएफ जो है वो तीनों आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का हेड होता है। तो क्या वजह है कि उसने एक ये आर्मी चीफ के अपने पद से अपने आप को नहीं निकाला? और ये उसकी वजह है कि वो अपने मर्जी से पाकिस्तान की प्रोग्रेशन को चलाएगा। इसका मतलब जो बंदे उसको सही लगेंगे उन्हीं को वो आगे लेके आएगा, और मेजर जनरल के रैंक से छटाई स्टार्ट हो जाती है पाकिस्तान। जिस मेजर जनरल को आपको लेफ्टिनेंट जनरल नहीं बनाना, उसको वहीं पे खत्म कर दिया जाता कि आने वाले वक्त में वो अपने चीफ की दावेदारी ना हो उसकी। तो पाकिस्तान में इतना डीप रूट हो चुका है। आज पाकिस्तान आर्मी का, अगर मैं आपको एक छोटा एनालिसिस देता हूं बिकॉज ये रेलेवेंट है डिस्कशन के लिए, पाकिस्तान आर्मी में आज की डेट में 2 धड़े हो चुके हैं। एक है कर्नल्स एंड बिलो और एक है ब्रिगेडियर्स एंड अबव। जितने भी यंग ऑफिसर्स हैं कर्नल्स एंड बिलो, वो एक बिलीफ में है कि जो इमरान खान के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, और वो स्ट्रॉन्ग माइंडेड है चीज के लिए, और वो एक सोच ये रखते हैं कि जो भी पाकिस्तान की सीनियर हायरार्की कर रही है वो गलत कर रही है। ब्रिगेडियर, और बीच में ये भी खबर आई थी कि काफी कर्नल्स एंड बिलो के ऑफिसर्स पाकिस्तान आर्मी से रिजाइन कर रहे हैं। अब मीडिया से ये छुपाई गई खबर, बट ये सच है। तो जब हम इस एक क्रिस्टीन फेयर जैसी लेडी से जब हम ये बात सुनते हैं, तो एक चीज इनको ये हमको सब, बिकॉज शी इज अ न्यूट्रल पर्सन, वो इसको ना तो पाकिस्तानी है ना तो इंडियन है, और इसको ना तो वो कोई अपना एजेंडा आके लेके आ रही है। वो सच्चाई से बात करती है, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग है सिविल मिलिट्री स्ट्रक्चर्स की पाकिस्तान के। वो उर्दू पढ़ सकती है, तो उर्दू भी पढ़ सकती है, अंडरस्टैंड भी करती है, और जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस पे उसका बहुत रिसर्च है। वो एक अथॉरिटी मानी जाती है जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, और वो इंडिया को भी क्रिटिसाइज करती है, पाकिस्तान को भी करती है। शी इज नॉट वन साइडेड। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब कोई ऐसा आपका एकेडमिशियन जो इतना पढ़ा लिखा हो और इतनी सोच और समझ रखता हो, जब ये एक्चुअली एक असेसमेंट इस टाइप की करता है, स्ट्रैटेजिक सोच को लेके, और खास तौर पे जब इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की बात होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों को भी भारत में इसको समझना। बिकॉज हम लोग अटक जाते हैं कि भाई ये कश्मीर
ये फलाना है ढमकाना, और हम अपने उसको दायरा वहीं पे सीमित कर लेते हैं। दायरा बहुत बड़ा है, और वो जो ऊपर की परत है वही हमको दिखाई देती है, नीचे वाली परत हमको नहीं दिखाई देती है। इसीलिए मैंने आपकी तारीफ करी इस प्रोग्राम में स्टार्ट होने से पहले कि जो आपने मुद्दा उठाया बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों को, और इनको समझना चाहिए कि जब हम इंडो पाक रिलेशंस की बात करते हैं, खास तौर पे जो हमारे रिसर्चर्स हैं, जो हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में डॉक्टरेट्स कर रहे हैं, थीसिस लिख रहे हैं, रिसर्च पेपर्स लिख रहे हैं, और उनको भी इसके ऊपर ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है। बिकॉज क्रिस्टन फेयर तो इसको कर ही रही है, बट उसके बावजूद भी हमको भी अपनी रिसर्च में इसको ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, और इसको मुझे लगता है आने वाले वक्त में इस एस्पेक्ट के ऊपर और क्लैरिटी ये हमको मिलेगी। राइट सर, ये डीप स्टेट जो हम देख रहे थे बहुत टाइम से एक्टिव था। अब ये एविडेंसेस आने शुरू हुए कि ये पाकिस्तान के साथ मिल के एक्टिव है कि इंडिया की तरक्की ना हो पाए। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और डीप स्टेट में इंडिया के अपने इंटरनल मैटर से अभी नहीं कर रहा हूँ बातचीत, मैं बाहर बात कर रहा हूँ। तो पाकिस्तानी आर्मी सिर्फ इसलिए कि जलन है, इस चीज के लिए इतना खर्चा करेगी कि प्लेन्स फिर मंगवाएगी, ये वो, या इसमें एक लॉबी है कि ठीक है पाकिस्तान के अंदर इनसिक्योरिटी रहे कि इंडिया तरक्की कर रहा है तो वो हथियार खरीदेगा तो कम आएंगे हम। एक बाहर की बहुत बड़ी लॉबी है, क्योंकि अमेरिका को ऐसा जवाब देने वाला कि हम तो तेल खरीदेंगे रशिया से, आप जो करना कर लीजिए, ऐसे जवाब देने की हिम्मत पहले नहीं थी। हमने देखा मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियो चेंज कर दिए गए थे। क्यों चेंज कर दिए गए? क्योंकि अमेरिका को पसंद नहीं थे। यहाँ ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा सर, इसलिए ये भी एक रीजन है। देखिए रोज इस डिस्कशन को मैं पॉलिटिक्स के दायरे में नहीं लेना जाना चाहता, और मैं आपको इसको ये बताना चाहता हूं कि डीप स्टेट इन्वॉल्व है। यूएस एड करके एक आपकी रकम होती है जो यूनाइटेड स्टेट्स हर एक देश में खर्च करता है। भारत को पिछले साल $80 मिलियन का बजट दिया गया था। $80 मिलियन आपने क्यों रखा इसको यूएस एड के लिए? वो मुखौटा उसका ये होता है कि ये एक वेलफेयर का पैसा है, और जो आपकी हेल्थ स्कीम्स होती हैं, पोलियो वैक्सीन वगैरह, इसके लिए इसको पैसा यूनाइटेड स्टेट्स फंड करता है हर एक देश में। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या इस पैसे को इस्तेमाल किया है और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस लाने के लिए देशों में। अब जैसे अभी आप कॉकरोच का देख रहे हैं यहाँ पे, तो इस मुद्दा तो है, उसको गवर्नमेंट ने इसको ठीक तरह से एड्रेस नहीं किया, तो इसकी जो फॉल्ट लाइन है वो इसको इन लोगों ने ये एक्सप्लॉइट करी, और इसीलिए कोई भी अगर एक फॉल्ट लाइन एक देश में आती है, मुद्दा बनता है, तो उसको ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। डीप स्टेट ये पाकिस्तान को बोरा बना के रखता है। अब आप इसको देखिए, अमेरिका का डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भारत में आता है रेजिना डायलॉग में कुछ महीने पहले, और वो स्टेटमेंट देता है, हम भारत को हम एक मिलिट्री या इकोनॉमिक पावर नहीं बनने देंगे। जो गलती हमने चाइना के साथ करी हम भारत के साथ नहीं करना चाहते। इसका मतलब क्या ये हमारा दोस्त बोल रहा है? इसको लोगों को समझ क्यों नहीं आता है कि अमेरिका आपका दोस्त नहीं है? और इसको मणिपुर में और नॉर्थ ईस्ट में अभी जो अमेरिकन एक सीआई एजेंट अभी इसको पकड़ा गया वहां पे नेपाल में, कुछ बंदे 4-5 मणिपुर में पकड़े गए, यूक्रेन और अमेरिका के थे वो। तो चाइना ने आपके साथ ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया है? पाकिस्तान तो फ्रंट था, चाइना आपका बैकएंड था। तो ये सारे देश भारत की तरक्की नहीं चाहते, जरिया है पाकिस्तान, बिकॉज डायरेक्टली ये भारत के साथ बिगाड़ना इसलिए नहीं चाहते हैं बिकॉज भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है और ये उस मार्केट को खोना नहीं चाहते। आज भी चाइना के साथ आज हमारा ट्रेड देख लीजिए, चाइना
कितना बेनिफिट करता है। 140 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, 110 बिलियन डॉलर चाइना के फेवर में। तो भारत को क्यों नाराज करना चाहेगा डायरेक्टली? अगर वो भारत से जंग करेगा तो ये बंद हो जाएगा ट्रेड। पर अब अगर आज उसको जंग नहीं कर, अमेरिका को ले लीजिए, जो टैरिफ्स लगा रहा है इस तरीके की, इसको प्रेशर कर रहा है, बिकॉज टेक्नोलॉजी डेफिशिएंट देश है हमारा। टेक्नोलॉजी के लिए हम उसको अमेरिका के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसकी सैटेलाइट से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। और इतने एग्रीमेंट्स हमारे, आईसेट है, कॉमकोजा है, बेका है, इतने सारे एग्रीमेंट्स हमारे अमेरिका से स्टडी के, ये टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स हमने क्यों किए? बिकॉज हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। जेट इंजन आप नहीं बना पाते, अमेरिका से लेते आप, और वो अमेरिका आपको रुला के दे रहा है। और ऊपर से रशियन ऑयल जो आपको सस्ता मिलता था, अमेरिका ने अभी भारत को बोल दिया कि मैं आपके ऊपर 100% टैरिफ लगाऊंगा अगर आप रशिया से लो। तो क्या ये दोस्त ऐसे काम कर रहा है? जो ट्रेड एग्रीमेंट है आज की डेट में साइन क्यों नहीं हुआ, जिसमें 18% टैरिफ अमेरिका ने लगाया हमारे ऊपर? तो ये सारे, मेरे पास तो बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, बट हम इस प्रोग्राम में हर एक चीज कवर नहीं कर सकते। तो इतना जो व्यूअर्स को समझने की जरूरत है कि अमेरिका आपका दोस्त नहीं है, और आने वाले वक्त में आपको अपनी इसकी डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर कम करनी पड़ेगी। चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी आप इसलिए अभी कम नहीं कर सकते बिकॉज हमारी जो इंडस्ट्री है वो उसमें अभी इतनी शक्ति नहीं है कि आप चाइना से सब कुछ बंद कर दें। तो अभी हम लिंक्ड रहेंगे चाइना के साथ, और आने वाले वक्त में आत्मनिर्भर भारत और इस टाइप के प्रोग्राम्स हैं। मुझे लगता है कि और 15-20 साल लगेंगे भारत को इस चुंगल से निकलने के लिए। राइट, और 15-20 साल लगेंगे इस चुंगल से निकलने में। थैंक्स अ लॉट सर, इतना ही टाइम था हमारे पास। फिर एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।